क्या हुआ बहू, कोई परेशानी है? बहुत उदास लग रही हो। नहीं मम्मी जी, सब ठीक है। राधिका ने अपनी सास से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि उसके घर के लोगों से कुछ भी पूछना बेकार है। उस रात फिर से राधिका को नींद नहीं आ रही थी। कोठरी का क्या राज है, बस यही बात हमेशा उसके दिमाग में चल रही थी। वो आज भी खिड़की के पास खड़ी थी और कमला काकी रोज की तरह वही सब दोहरा रही थी, पर उसने नजरअंदाज किया और सोने चली गई। कमला काकी, रोज की तरह आज भी खाना रख दिया था ना? हाँ मालिक, मैंने खाना रख दिया। ठीक है, जाओ सो जाओ, पर ध्यान रखना कोठरी के आसपास कोई न जाए। आधी रात को राधिका को किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो घबरा उठी। अरे, ये रोने की आवाज किसकी है? इस घर में तो मेरे और माँ के अलावा और कोई औरत नहीं रहती। पर अभी मैं देखने जाऊं या ना जाऊं? अगर गई तो मम्मी जी फिर से डांटेंगी, पर मैं किसी को रोते हुए छोड़कर कैसे सो सकती हूँ? वो अपने आप को रोक नहीं पाती क्योंकि उसका दिल बहुत नरम था। वो किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वो अपने कमरे से फिर बाहर निकल जाती है। कमला काकी अपने कमरे में सो रहे थी। तभी उनके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चरचराती हुई आवाज सुनकर काकी की नींद खुल गई। अरे, ये दरवाजा कैसे खुला? तभी उन्हें एहसास हुआ जैसे उनके दरवाजे से बाहर कोई है। परछाई गुजरी। काकी चौंकी। उन्होंने उठकर देखा, कमरे के बाहर तो कोई भी नहीं था। घर की हवा बिल्कुल ठंडी थी। चारों तरफ रोशनी बिल्कुल हल्की थी। कमला काकी के मन में बेचैनी और घबराहट बढ़ रही थी। तभी उन्होंने महसूस किया जैसे मानो उनके पीछे कोई है। उन्होंने जैसे ही मुड़कर देखा तो सब कुछ शांत था। उन्होंने सुकून की सांस ली और वो पलटे तो सामने उनके एक बहुत खतरनाक आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें एकदम सफेद थी। बाल हवा में लहरा रहे थे। वो दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक लग रही थी। कमला काकी डर के मारे पीछे हटी और नीचे गिर गई, जिससे उनके सर पर चोट आई। वो जोर से चिल्लाए और बेहोश हो गई। उसकी आवाज सुनकर भानु, प्रताप और उसकी पत्नी वहां पर आए और उसे उठाकर कमरे में ले गए। कमला काकी की ऐसी हालत देखकर पूरी रात चिंता में बीत गई। सुबह जैसे ही काकी को होश आया। काकी, क्या हुआ था? रात को तुम बेहोश कैसे हुई? काकी के सर में बहुत दर्द था। रात की बातों को सोचने भर से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। सर से पसीना आने लगा। इतना भयानक चेहरा उसने रात को देखा था जो वो भूल नहीं पा रहा थी। मालिक, कल रात घर में कोई था। भूत था। वो कोठरी का दरवाजा खुला हुआ है। बताओ कैसे? मैंने बोला था ना, कोई उसके आसपास न जा पाए। पिताजी, कोई तांत्रिक भैरव आए। ठीक है, तुम उन्हें हॉल में बिठा दो, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ भानु प्रताप? आज मुझे क्यों अचानक से बुलवाया? जी, बात ही कुछ ऐसी है। हमारे घर में क्रोधित प्रेत आत्मा आ गई है। आप कृपया करके सब कुछ ठीक कर दीजिए। भानु प्रताप उन्हें विस्तार से सारी बातें बताते हैं। माँ, क्या है ये? लोग भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ कोइंसिडेंस होगा। नहीं बेटा, ऐसा सच में होता है। तुम चुपचाप सुनो। वैसे माँ, सुबह से राधिका को कहीं नहीं देखा। वो कहाँ है? घर में होगी बेटा, और कहाँ जाएगी? उसके बाद भैरव बाबा ने कमंडल से राख बिखेरी और धीमी गूंजती आवाज में मंत्र जाप करने लगे। हर मंत्र के साथ दीवारों में हल्की हल्की थरथराहट होने लगी। बाबा की जाप करती हुई आवाज गहरी होती गई। तभी बाबा ने अपनी थैली में रखे हुए कल पुतले को निकाला और उस पुतले पर सुई चुभाई तो ऊपर कमरे में राधिका के चिल्लाने की आवाज आई। ये तो राधिका की आवाज है। ये तुम्हें क्या हो गया राधिका? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई?
इसके बाद जैसे ही बाबा ने दोबारा उस पुतले पर सुई चुभाई, राधिका कमरे से बाहर आई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और हॉल में आकर बेहोश हो गई। इससे आगे की प्रक्रिया उस कोठरी में होगी, इसे वहां ले चलिए। सुमित्रा, कमला काकी, तुम बहू को बाबा के साथ कोठरी में ले आओ। मैं ऊपर से अमन को लेकर आता हूं। क्या हुआ बेटा? अब सब ठीक हो जाएगा, इतना परेशान मत हो। गलती तुम्हारी बीवी की है। उसे कितनी बार मना किया पर वो नहीं मानी। कल रात वो ताला तोड़कर उस कोठरी में गई। मैंने उसे देखा, पर जब तक उसे रोकूं वो अंदर जा चुकी थी। और जब वो बाहर आई तो उसकी आंखें एकदम सफेद, चेहरा अजीब सा, बाल बिखरे हुए, किसी भूतनी की तरह लग रही थी। पर उस कोठरी में ऐसा क्या है? वो कोठरी और उसकी कहानी कोई साधारण नहीं है, बल्कि 100 साल पुरानी हमारे पूर्वजों की है। जब गांव में हमारे पूर्वजों की हालत ऐसी थी कि गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति उनका शोषण करता, उन पर अत्याचार करता था। पूर्वजों के पास ना खाने को कुछ था, ना ही रहने के लिए सुरक्षित ठिकाना। लोग उनसे काम करवा लेते और मजदूरी भी नहीं देते थे। तभी आई चंपा देवी। वो एक अनाथ थी, लेकिन उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी। जब चंपा हमारे पूर्वजों से सहायता मांगने आई तो उन्होंने उसे अपने परिवार का सदस्य बनाया और घर में जगह दी। लेकिन जब चंपा ने उन पर अत्याचार होते देखा तो उसने अपने मातब से अपनी शक्तियां जागृत की और भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। उसके निर्देशानुसार काम करके हमारे पूर्वजों ने खूब नाम, शोहरत, धन दौलत कमाया। पर समय के साथ उसकी सेहत बिगड़ने लगी और आखिरकार उसका देहांत हो गया। लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी शक्तियों का अंत नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने तांत्रिक की कठिन सिद्धि की मदद से उसकी आत्मा को उसी कोठरी में उसके मरे हुए शरीर के साथ बांध दिया। उसकी आत्मा की सहायता से हमें कभी किसी चीज की कोई कमी न हो। हर साल अमावस्या पितृपक्ष के आखिरी दिन हम उसे मुक्ति देने के लालच में बुलाकर भविष्य जान लेते थे और फिर धोखे से वापस कैद कर देते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तुम्हारी बीवी, जिसे चंपा की आत्मा अपने वश में कर चुकी है, वो हमें खत्म करना चाहती है। रात को उसी ने कमला काकी पर हमला किया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। लेकिन अब वो फिर से हमारे काबू में है और इस बार भी हम उसे हमेशा की तरह कोठारी में कैद कर देंगे। सब तैयारी हो चुकी है। भानु, प्रताप कहाँ रह गए? काकी, उन्हें बुलाकर लाओ। पर अपने फायदे के लिए किसी की आत्मा को तड़पाना, बंदी बनाना गलत है। अमन, ये तुम्हें क्या हुआ? अमन, हाँ राधिका, बोलो। राधिका उसे सारा इतिहास बताती है। राधिका का शरीर कमजोर पड़ रहा है। मुझे आजाद होने के लिए और अपना बदला पूरा करने के लिए तुम्हारे शरीर की जरूरत है। अमन रो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे राधिका की जान बचानी थी। वो राजी हो जाता है। सालों से तूने और तेरे पूर्वजों ने मुझे तरपाया, अब तेरा अंत आ गया है। वो आत्मा भानु प्रताप को मार देती है। उसके बाद अमन कोठरी में जाता है और चंपा देवी को आजाद करने की बात भैरव से बोलता है। भैरव बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पर वो चंपा देवी की आत्मा को मुक्ति दिला देता है। अमन भी वहां बेहोश हो जाता है। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया। अमन, राधिका दोनों एकदम ठीक थे। खबर आती है कि भैरव बाबा की मृत्यु हो चुकी है। अमन अपनी पत्नी और मां को लेकर हमेशा के लिए शहर चला गया।